I'll share the screen. Okay, this is the question. In the following cases, determine whether the assessee is required to get registered under GST or not. ठीक है, आपको ये ऐसे इंडिविजुअल केसेस में बताना है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है या फिर नहीं है. सो आई विल ओपन नोट्स फर्स्ट. वेट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर, वेयर इज द ग्रुप. ओके, यू नीड टू नो द लिमिट्स. सो लिमिट्स आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए. वो 4 स्टेट्स के लिए, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड एंड एक और एक छूट गया वापस से, मिजोरम. ठीक है, सो ये जो 4 स्टेट्स के लिए आपको कितना है, 10 lakhs है. और उसके बाद चाहे गुड्स का केस हो चाहे सर्विस का केस हो, द लिमिट विल बी 10 lakhs ओनली. देन वी हैव अदर स्टेट्स, और अदर स्टेट्स में गुड्स के केस में 40 lakhs एंड गुड्स एंड सर्विस के केस में यू हैव 20 lakhs. ओके, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. पर्सन इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इज कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. कैजुअल taxable person who occasionally undertakes supply is compulsorily liable for registration. Then person who is required to pay tax under reverse charge mechanism, e-commerce operator, non-resident taxable person, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर है. ठीक है, बस ये लोग क्या है, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए कंपल्सरी. ओके, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद रखने का और इसमें आ जाने का. ओके, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन whether assessee is required to get registered under GST or not. Okay, now first one is Akshay is supplying exempt goods from Mumbai to Mysore. His total turnover for the financial year 2020 is 43 lakhs. बताओ ये लाइबल होगा या नहीं होगा. ये मैसूर से मुंबई जो है वो गुड्स बेचता है, ठीक है, एंड उसका टर्नओवर जो है वो 43 लाख है. सर गुड्स के लिए 40 लाख है तो लायबल है ना. हाँ लाइबल है. ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि फर्स्ट लाइन में अगर तुम लोगों ने देखा होगा person not liable for registration, person exclusively making supply of non taxable or wholly exempted goods. ठीक है, यहाँ पर ये wholly exempted वगैरह वर्ड यूज नहीं किया है. ठीक है, a person can transfer exempt goods, non taxable goods, export anything, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट, उससे कोई लेना देना नहीं होता है. बट अगर क्वेश्चन में ये आपको बोलता है कि ही इज wholly into this exempt goods only, तब जाके वो क्या होगा, वो लाइबल नहीं होगा. तो exempt वगैरह देख के थोड़ा सा टेंशन लेना नहीं है. exempt is also a part of your aggregate turnover. non taxable is also a part of your aggregate turnover. ठीक है, जागृति a trader in Sikkim supply taxable goods only within the state. Her turnover is 9 lakhs. नॉट लायबल सर. नॉट लाइबल है. ठीक है, इवन एक्चुअली सिक्किम तो वो 4 स्टेट्स में नहीं आता है. ठीक है, लेकिन पहले जब ये सब सिक्किम वगैरह भी जो है ये स्पेशल कैटेगरी का ही पार्ट है. ठीक है, तो लेकिन ये अदर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहाँ पे आते हैं. इनकी लिमिट एनीवेज 20 लाख की होती है और कोई लिमिट नहीं होती इनके लिए जो अदर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में होते हैं. तो 4 स्टेट्स जो है उनकी लिमिट 10 lakhs होती है. एनीवेज ये 10 लाख भी टच नहीं कर रहा है. ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर के हिसाब से बनाया गया था. तो दे वर आस्किंग कि मींस दे वांटेड टू नो
that you know that it is liable for they are liable for registration above 10 lakhs. तो वो उनका क्राइटेरिया था यहाँ पे. एनीवेज ये लाइबल नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है. हार्दिक का बिजनेस सिचुएटेड इन राजस्थान सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई वर्थ ₹44 lakh विद इन द स्टेट. लायबल सर. है ना, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, मतलब नॉट लाइबल करने के लिए कुछ है ही नहीं. Sagarmal supplies the agricultural produce cultivated by him and his family member, total turnover being 47 lakh. बताओ. एग्रीकल्चर तो नहीं लेंगे तो नॉट हाँ. लायबल है सर. नहीं है. एग्रीकल्चरिस्ट है तो लाइबल नहीं है ना, सिंपल सी चीज है. एग्रीकल्चरिस्ट है तो लाइबल नहीं है. और आपको अपने जो एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर पूछा है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन आल्सो ऑन दिस. तो आपको लिखना है द पर्सन द एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है. ओके. अनुज सिचुएटेड इन द इन स्टेट ऑफ मिजोरम सप्लाई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टिवेटेड बाय हर वर्थ ₹26 lakh. नॉट लायबल. नॉट लाइबल. ठीक है. Okay. Since Mr. Anuj is agriculturist, Gayatri having place of business in Mumbai supplies taxable services. तो ये 20 लाख वाली लिमिट अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर. टू बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड पुणे. ठीक है. सो आप इसको ऐड कर लो और ऐड करके पता कर लो. अब वैसे भी ये क्या है, इंटर स्टेट है ना. कहा मुंबई से उसने कोलकाता वगैरह वगैरह भेजा है, तो ये 20 लाख नहीं भी हुआ, वैसे तो हो गया है, नहीं भी हुआ तो भी लाइबल हो जाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो वो लाइबल हो जाता है बंदा. ठीक है. उसमें आपको लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट, राधेश्याम अ नॉन रेसिडेंट पर्सन सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ ₹2 lakh इन नासिक. बोलो. गुड्स के लिए 40 लाख है ना सर. तो तुमने पढ़ा नहीं. राधेश्याम अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, वो नॉन रेसिडेंट पर्सन है. आगे आपको लिमिट चेक करनी है क्या? नहीं. नॉन रेसिडेंट कंपल्सरी लाइबल होता है. ओके. नेक्स्ट, शीतल ऑपरेटिंग इन कानपुर सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ ₹8,50,000 विद इन कानपुर. नॉट लायबल. A trader in Himachal Pradesh makes a taxable supply of ₹8 lakh to Andhra Pradesh. HM से liable. HP से AP बेटा इंटर स्टेट है. इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है. इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई लिमिट चेक नहीं करते आप. ठीक है, याद रखना, लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए. ओके. Chetan is casual taxable person who wants to make taxable supply 50,000 to Harshad of Haryana. Casual taxable person. बताओ क्या. का तो बोला नहीं है. नहीं, नॉन रेसिडेंट के बारे में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में क्या बताया है? लायबल है. ओके. कैन यू सी चेतन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, है ना? यस सर. सी, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है. सो व्हाट डू यू नो अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? Casual taxable person is liable for registration even for ₹1. ठीक है. तो सप्लाई ऑफ ₹1 तो वैसे भी वो लाइबल हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. और ये याद रखना है कि अगर एक बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है टैक्सेबल, ठीक है,
तो वैसे भी लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में दिया हुआ था, फिर उसके बाद में आपको नॉन रेसिडेंट के बारे में था। नॉन रेसिडेंट है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ये सब का नाम आया तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि वो क्या है, कंपल्सरी लाइबल है। ठीक है, ओके, तो इतना तो ये एक एक करके आपको इसको आंसर करना था। वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। ये देखो ये क्वेश्चन को 8 नंबर 8 में इसको स्निप करता हूँ। And I will forward to your group. Okay, tell me. जुनैद, अ पहला वाला बिजनेसमैन। लायबल नहीं है सर। हाँ, क्योंकि उसका टर्नओवर नहीं जा रहा है ना। और ये कौन सा है वैसे? और दिया नहीं है वहां पर कि वो गुड्स है या सर्विस, मतलब सर्विसेज ऐसा क्लियर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो एनी विच वेज वो लाइबल नहीं होगा। और सेकेंड 12 वाला भी लैक्स। नहीं जाएगा, परचेजेस है। हाँ, वो तो आएगा ही नहीं, परचेसेस आएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे भी 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा, और हरियाणा जो है वो अदर स्टेट में आता है। ठीक है, सो ये लाइबल नहीं हो रहा है। एनीवेज, फर्स्ट ए से तो लाइबल नहीं होगा। तो विल योर आंसर चेंज इफ शी इज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन? नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो हाँ लायबल है फिर। फिर तो कंपलसरी टेबल है सर। लाइबल हो जाएगा, है ना, हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन भी आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं एक ही में। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला देखो, 5th वाला, स्निप करता हूँ ये मैं। ओके देखो, मिस्टर प्रिंस गिव्स details of his transaction for financial year 2020-21। ओके, कहीं पे भी इंक्लूडिंग वगैरह नहीं है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों ही दिया हुआ है, और सारी ही चीजें लेने वाले हैं हम लोग, कुछ भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। तो टोटल करने के बाद अपन को कितना चाहिए होगा इसका? कौन सा स्टेट है? अदर स्टेट ही मान के चलेंगे। अच्छा, दिया है, मिस्टर प्रिंस हैज हिज प्लेस ऑफ बिजनेस इन महाराष्ट्र। पहले तो इस पे लिमिट कितनी अप्लाई होगी? गुड्स एंड सर सर्विसेज इसमें दोनों है सप्लाई तो ऑफ सर्विसेज भी दिया है तो 20 लाख। हाँ, 20 लाख है, तो वैसे भी ये दोनों जगह पे लाइबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली 40 लाख के हिसाब से बनाया गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में काफी सारी प्रॉब्लम्स, एक्चुअली मॉडिफिकेशन के बाद बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई है ना। तो आपको दिखेगा कई जगह पे गलती है। एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में वो लाइबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ही पार्ट में लाइबल है, देख लो। 21 लाख तो उसका लास्ट वाला है, तो कितना भी टोटल करोगे तो वो 20 के ऊपर ही होगा, तो वैसे भी लाइबल होगा ए पार्ट में भी। ठीक है, और बी बी पार्ट क्या बोल रहा है? विल योर आंसर चेंज इफ सप्लाई मेड टू लखनऊ इज टैक्सेबल। तो लखनऊ मतलब इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करेगा, तो वैसे भी वो लाइबल होगा, तो दोनों जगह से वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुड्स के हिसाब से क्वेश्चन बनाया था कि पहले वो लाइबल नहीं होना चाहिए और बाद में वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? बट सर उधर फोर्थ क्वेश्चन में एग्जाम्प्ट लिखा है ना, क्या? लास्ट में लखनऊ वाला क्वेश्चन हाँ, है। तो पहले वाले में वो बोल रहा है कि एग्जाम से सॉल्व किया आपने ए पार्ट, ठीक है, ओके। तो भी तो वो लाइबल हो गया। बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है? अगर लखनऊ में टैक्सेबल सप्लाई किया होता तो तुम्हारा आंसर चेंज होता क्या? तो लखनऊ मतलब क्या हो गया? इंटर स्टेट हो गया उसके लिए। वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से लखनऊ भेजा तो इंटर स्टेट हो गया। तो ये इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो होता है ₹1 पे भी क्या हो जाता है? लाइबल हो जाता है। तो वो वाला ओके। क्वेश्चन पूछना था उसको। एक्चुअली ये टोटल होके आपका 20 लाख नहीं होना चाहिए था एज पर क्वेश्चन, लेकिन ये शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
ये क्वेश्चन रॉन्ग है एक्चुअली। ठीक है, अगर लास्ट वाला 1 लाख हुआ तो ये 1 लाख भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट होता। फिर अगर ये 1 लाख होता लास्ट वाला, तो देखो 20 लाख नहीं हो रहा है, ठीक है, और 20 लाख नहीं हो रहा है तो फर्स्ट पार्ट में लाइबल नहीं होगा, लेकिन ट्विस्ट दिया है यहाँ पे, ये लास्ट वाले को उसने एग्जाम नहीं किया, बोल रहा है कि एज्यूम करो कि ये क्या है, टैक्सेबल है। और अगर आपने इंटरस्टेट टैक्सेबल एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो वो 1 रुपी पे भी क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लाइबल है, यहाँ पे भी लाइबल है, अभी फिलहाल क्वेश्चन में तो दोनों जगह लाइबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा मतलब वो 4 स्टेट्स में एक आता है ना। तो 10 लाख चाहिए, नहीं हो रहा है 10 लाख, हो रहा है क्या, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भी लाइबल नहीं होगा, त्रिपुरा में होके भी लाइबल नहीं है, 10 लाख भी नहीं हो रहा है इसका। और लेंगे तो सभी, और इसमें गुड्स और सर्विसेज का कोई केस ही नहीं है, त्रिपुरा है तो 10 लाख चेक करना था, तो लाइबल नहीं है। लो, स्पेशल कैटेगरी वाले ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं हमने, बट एटलीस्ट जो आया है मैं दे देता हूँ। ओके, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क। हाँ, तो ये लिमिट्स के ऊपर ही है। पहला वाला क्वेश्चन तो एग्रीगेट टर्नओवर ही मालूम करना। क्वेश्चन नंबर 2 में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब हम लोगों ने कर लिया है, सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, तो इसके ऊपर डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो, इस पे सब लेंगे क्या, देवदूत वाला। 4 तोला नहीं लेंगे सर। इनवर्ट सप्लाई नहीं लेंगे बस। ठीक है, अब तो तुम लोग एकदम चैंप हो गए। कोई क्वेश्चन बच गया है क्या, मैं देखता हूँ, अदरवाइज मैंने सारे ही करवा दिए। तुम लोगों को कोई डाउट है क्या इससे रिलेटेड? अच्छा, इस पे कुछ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि GST REG 01 जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, विद इन 30 डेज आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको इसके ऊपर भी आ जाता है, वो खैर मैं ऑब्जेक्टिव्स में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर पूछा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है उसका। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो मेरे एंड से तो ये चैप्टर एंड हो गया है। ओके, so now I will forward you 2 things. One is attendance link and the other is test link. मुझे एक बात बताओ, किसी चैप्टर का टेस्ट बाकी है क्या? किसी चैप्टर का टेस्ट बाकी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का बाकी है ना? वैल्यू ऑफ सप्लाई का बाकी है, मुझे ऐसा लगता है, और शायद सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई का बाकी है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई का मुझे अच्छे से याद है, मैंने भेज दिया है। और बोलो। हाँ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई का बाकी है शायद, हाँ, लास्ट हमने प्लेस ऑफ सप्लाई का किया था, ओके, और फिर इंटीग्रेट और नॉन इंटीग्रेट किया था सर। है ना, तो इंटीग्रेटेड का भी देना चाहिए, मतलब टेस्ट होना चाहिए था ना इंटीग्रेटेड का ही, मतलब इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में हमने सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड किया हुआ है। इंटीग्रेटेड में तो खाली उतना डिफरेंस है, एंट्रीज वगैरह सब सेम है, जहाँ पे आपको रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट आएगा सिर्फ वहीं पर डिफरेंस है, बट फिर भी हम लोग को एक बार वो भी कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो खैर कुछ नया नहीं है उसके अंदर, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड दोनों में। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का मुझे टेस्ट लिंक तुमको भेजना है, ठीक है, इवन सेमिस्टर। अच्छा, ये आपको पहले अटेंडेंस लिंक भेज दूं, देन आई विल फाइंड आउट कि फर्स्ट अभी ये चैप्टर सीखा है रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन का मेरे पास है, सो आई विल सेंड इट, रजिस्ट्रेशन का बना ही होगा।
नो डाउट टैक्स का। एंड देन रजिस्ट्रेशन का आज कंप्लीट करके आई थिंक आज के आज मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी भेज दूंगा, और एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया तो फिर हम लोग मिल गया अटेंडेंस लिंक। Okay, attendance link is there in the chat box. And till then आप attendance दो, मैं registration का आपके लिए okay, इसमें composition scheme भी है। So composition scheme निकाल दूं या रखूं? Copy. ठीक है, text. ये टेस्ट नंबर कितना है, किसी को याद है क्या? कितने टेस्ट हुए इससे पहले? एक अपना इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई, देन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये टेस्ट 4 होगा, है ना? टेस्ट 4 है ये। सर 6 है ना ना, क्या नाम है, कॉस्ट का मिला के 6 नहीं, सर टैक्स की सिर्फ बात करो। 4 है सर। ओके, आई सेंड द लिंक, लेकिन उससे पहले मुझे इसमें से कॉम्पोजिशन स्कीम के क्वेश्चंस डिलीट करने हैं। ये लास्ट वाला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बस टोटल 26 क्वेश्चन हो गए। ओके, नाउ आई विल सेंड द लिंक टू यू। इसको ओपन रखना है, ओपन ही है। सर टेस्ट कब तक सबमिट करना है? बेटा जब भी करना है तब करना है, इट इज अप टू यू ओनली। ओके, देयर आर 26 क्वेश्चन। ठीक है, आई हैव गिवन दी टेस्ट लिंक इन दी चैट बॉक्स। ठीक है, इट इज अप टू यू, आपको कब तक के उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, बिकॉज नाउ वी डू नॉट हैव एनी अदर थिंग टू डिस्कस। मैंने सारी चीजें बता दी है। आंसर करने के टाइम पे याद रखना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स याद रखना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो नॉन रेसिडेंट है, वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, बिफोर आंसरिंग। ओके देन, आप लोग टेस्ट देंगे? ठीक है, दे भी रहे होंगे। अटेंडेंस आई थिंक सब लोगों ने दे दिया। इट इज एज पर योर विश, आप बीच में टेस्ट छोड़कर अगर अपना लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, बिकॉज
यू हैव सफिशिएंट टाइम ना, 26 मिनट्स आराम से आप कर सकते हैं, 26, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। सो 1 मिनट का ही आपको एक क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे कंप्लीट। आपको जब तक करना है आप आराम से कर लो, लेक्चर के बाद करना है आप लेक्चर के बाद करो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, बट कंप्लीट कर लेना टेस्ट आज ही के दिन। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? लगता है सब टेस्ट देने के लिए बिजी हो गए, गुड, चलो, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।